This conference will now be recorded. आज हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का जो नेक्स्ट चैप्टर है, अध्याय है 18वां अध्याय, जिसका नाम है वमन विरेचन विधि अध्याय, उसको देखने जा रहे हैं। कल हमने देखा था 17वें अध्याय की एंड जो है और स्वेदन खत्म होने के बाद या पूरा होने के बाद सम्यक स्निग्धता और सम्यक स्वेदन के लक्षण निर्माण होने के बाद आपने क्या करना है, तो आपने वहां पे जो भी उपयुक्त या आप आवश्यकता अनुसार वमन या विरेचन विधि करना है। तो इसलिए नेक्स्ट जो चैप्टर है वो वमन विरेचन विधि अध्याय नामक है। आगे जाएंगे, खास करके वमन विरेचन विधि अध्याय में जो चरक कल्पस्थान प्रथम अध्याय में व्याख्या की गई है, वमन यानी दोषों का ऊर्ध्व भाग से निरहरण करने को वमन, यानी जिसे अंग्रेजी में मेडिकेटेड एमेसिस थेरेपी भी कहा जाता है। तो दोषों को ऊर्ध्व भाग से निरहरण करना उसको वमन कहा जाता है, और दोषों का निरहरण अधोभाग से करना उसको विरेचन कहा जाता है। लेकिन कल्पस्थान प्रथम अध्याय में ही चरकाचार्य जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दोनों में से ही दोषों को बाहर निकाला जाता है। इसलिए कई जगह पे मल विरेचनात्वा, यानी दोषों को बाहर निकालना, रेचन करना, इस शब्द से दोनों को भी विरेचन शब्द का यानी प्रयुक्त किया जाता है। वमन और विरेचन, इन दोनों को ही विरेचन शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। हालांकि इस अध्याय में वमन विरेचन, वमन यानी दोषों का ऊर्ध्व भाग से निरहरण और विरेचन यानी दोषों का अधोभाग से निरहरण इसके लिए की गई है। हम अभी स्क्रीन शेयर करेंगे और इस अध्याय के जो भी डिटेल्स है उस पर प्रकाश डालेंगे। ठीक है। अब देखिए, इस अध्याय में स्पष्टतः वमन विरेचन विधि यानी एमेसिस एंड परगेशन थेरेपीज, इसका विवेचन किया गया है। तो जैसे कि मैंने कहा था, वमन विरेचन ये पंचकर्म या शोधन चिकित्सा के महत्वपूर्ण पहले दो विधि है। इसलिए इनको विस्तार से हमने स्टडी करना या उसका अभ्यास करना एक यशस्वी चिकित्सक के लिए आवश्यक है। जैसे इसके संदर्भ जो है वो अनेक जगह पे हमें मिलते हैं, खास करके चरक सूत्र स्थान 15वां एवं 16वां अध्याय, चरक सिद्धि स्थान पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, छठा अध्याय। सुश्रुत चिकित्सा के भी दो चैप्टर्स है, 33 और 39, और अष्टांग संग्रह में सूत्र स्थान का 27 नंबर चैप्टर 27वां अध्याय। यहाँ पे सभी जगह पे हमें वमन विरेचन की विस्तृत जानकारी मिलती है। इस अध्याय में अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के अष्टादशो अध्याय 18वें चैप्टर में हम खास करके जो सीक्वेंसली हम देख रहे हैं कि 16वां अध्याय स्नेह विधि अध्याय था, 17वां स्वेदन विधि अध्याय है, अब 18वां अध्याय जो है वो शोधन के जो महत्वपूर्ण पहले दो कर्म है, वमन और विरेचन कर्म, उनकी व्यावहारिक जानकारी इस अध्याय में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले जो सूत्र आता है वो है कफे विद्यात वमनम संयोगे व कफोलवने तद्वत विरेचनम पित्ते। यहाँ पे स्पष्टतया व्याख्या की गई है वमन किसे कहते हैं और विरेचन किसे कहते हैं। खास करके कफ दोष की जब वृद्धि हो जाती है, ठीक है, यानी वृद्ध कफावस्था या कफ वृद्धि अवस्था, और कफजन्य व्याधि जब होते हैं, या कफ दोष प्रधानता जिसमें होती है, ठीक है, यानी कभी कभी कफ पित्तज भी संप्राप्ति होती है या कफ वातज संप्राप्ति हो सकती है, लेकिन कफ प्राधान्यता है, ऐसे स्थितियों में वमन कराना चाहिए। और विरेचन कहाँ करना है उसमें बताते हैं, पित्त दोष की वृद्धि होती है या पित्त जनित विकार है या पित्त दोष की प्रधानता है। तो खास करके प्रधान ये उपक्रम किसका है,
तो वमन यह उपक्रम प्रायः प्रधान जो उपक्रम है ये कफ का उपक्रम है। और कफ का उपक्रम है तो कहाँ कहाँ पे करते हैं, जहाँ कफ वृद्ध अवस्था है, यानी कफ प्रकृति वाली व्यक्ति या वृद्ध कफावस्था के, जो हमने अष्टांग हृदय सूत्र सार के 11वें अध्याय में जो वर्णन किया है वैसे लक्षण है। ठीक है। दूसरी स्थिति साक्षात कफज व्याधि कोई है। और तीसरी कंडीशन दोषज या द्विदोषज या सान्निपातिक संप्राप्ति है लेकिन उसमें कफ प्रधानता है। इन तीनों ही स्थितियों में वमन यह विधि रिकमेंड किया गया है या प्रिस्क्राइब किया गया है। ठीक है। अब विरेचन कहाँ पे करेंगे, वैसे ही विरेचन के बारे में बताया है। प्रायः ये जो है प्रधान उपक्रम जो है वो पित्त के लिए, पित्त प्रधान अवस्था, पित्तज व्याधि और दोषों का क्या बोलते हैं उसको अपन, संसर्ग या सन्निपात है, लेकिन उसमें प्रधानता पित्त की है। ऐसे स्थितियों में विरेचन किया जाता है। ठीक है। तो आगे जाएंगे, इसमें अभी इंडिकेशंस फॉर वमन या पर्सन सुटेबल फॉर वमन, जिसे वमन अर्ह भी कहा जाता है, ऐसे व्याधियों की यहाँ पे तालिका या लिस्ट है, उसका निर्देश हम अभी देखेंगे। प्राधान्यतः निम्नलिखित रोगों में वमन किया जाता है। जैसे नवज्वर की मुक्ति हो जाने पर, ठीक है, यानी अगर नवज्वर अभी अभी आया हुआ है तो उस स्थिति में नवज्वर, देन अतिसार, ठीक है, नीचे के मार्ग में होने वाले रक्तपित्त यानी अधोग रक्तपित्त। ठीक है। यहाँ रक्तपित्त व्याधि जो निदान स्थान में चरक संहिता के बताया है, तो उसमें क्या बताया है कि अधोग रक्तपित्त में जो नीचे वाले द्वार है, जैसे मूत्र मार्ग है, स्त्रियों में गर्भाशय का मार्ग है, योनि मुख है, गुद मार्ग है, वहां से रक्त जो है, दूषित रक्त और पित्त इकट्ठा बाहर पड़ते हैं, उसको अधोग रक्तपित्त कहा जाता है। राजयक्ष्मा नामक व्याधि है, इसको समझने के लिए आज हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या ट्यूबरकुलोसिस ऐसा उसको जान ले। कुष्ठ रोग यानी विविध त्वचा विकार, अभी ये ध्यान में रखना है, त्वचा विकार कहा है, मतलब वह त्वचा विकार प्रायः कफ प्रधान अवस्था वाला। अपची रोग, तो ये अपची रोग जो है ये मुख्यतः यहाँ पे देखिए आप, कुष्ठ, मेह, मेह यानी प्रमेह की अवस्था। अपची जो है ये ग्रंथि का एक भेद है, तो जिसमें ट्यूमर्स, भिन्न भिन्न ट्यूमर्स या ग्रंथियां जिसमें आकार बढ़ा हुआ होता है, जैसे हम उसको इसमें भी थायराइडिज्म में भी वो गोइटर आता है, यानी बढ़ा हुआ आकार रहता है, कहीं कहीं ट्यूमर रहता है, फाइब्रॉइड रहता है यूटेरस में। ये सब जो अवस्थाएं, ग्रंथि की अवस्थाएं जो है, इसको अपची कहा गया है, या ग्रंथि, अपची और ग्रंथि खास करके ये टुगेदर हमने इकट्ठा कंसिडर करना चाहिए। देन श्लीपद, श्लीपद जो है एलिफेंटाइटिस या फिलेरियासिस ऐसे भी उसे कहा जाता है। ये चरकोक्त काल से चला आया व्याधि है, अभी ये बहुत ही कम हुआ है, लेकिन फिर भी अनूप प्रदेश में ये ज्यादा पाया जाता है। उन्माद, यह एक मानसिक विकार है जिसे हम समझने के लिए सिजोफ्रेनिया भी कह सकते हैं। उसके बाद में कास, खांसी विविध प्रकार की, श्वास, अस्थमा या दमा भी मराठी में उसको कहते हैं। रिल्लास यानी जिसको मिचली आना या खाते ही वमन जैसी भावना होती है, मराठी में हम उसको मळमळणे असं म्हणतो। विसर्प, देन हर्पिस, देन आगे बताया है स्तन्य दोष, यानी माता का जो दूध होता है उसमें अगर खास करके कफज कुछ विकार है या कफ दोष है तो उसके लिए भी वमन किया जाता है। ऊर्ध्व रोग यानी ऊर्ध्व जत्रुगत जो भी रोग है, ऊर्ध्व जत्रु में प्रदेश में आने वाले कौन कौन से अंग हो जाते हैं फिर ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में, खास करके कान, ठीक है, नाक, देन शिरो रोग, ये सभी चीजें जो है वो ऊर्ध्व जत्रगत विकार में आ जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी यहाँ पे जानने जैसी बात यह है कि कभी कभी क्या होता है कि इन व्याधियों में कफ अवस्था नहीं रहेगी, शायद कफ प्रधान अवस्था, तो उसमें वमन करने की आवश्यकताएं नहीं है। ठीक है। तो उसमें दोष प्रधानता देख के कुछ और विधि वहां पे किया जा सकता है। ठीक है। यहाँ
वो व्याधि का नामोल्लेख आया है, मतलब उस व्याधि में करना ही है, ऐसी बात नहीं है। जैसे अभी समझ लीजिए आप कि अभी कास हमने देखा, अगर वो कास जो है वो वात प्रधान है तो उसमें वमन नहीं किया जा सकता, वहां पे बस्ती किया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो ये समझने वाली हमने बात है। आगे अवाम्या या वमन अनर्ह, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस फॉर वमन, वहां पे लिस्ट बताई गई है, खास करके श्लोक नंबर 5 से 6 तक। तो उसमें ये गर्भवती जो है वो तो हर एक पंचकर्म के लिए लगभग निषिद्ध है। ठीक है, रुक्ष कोष्ठ यानी जिसके कोष्ठ में पहले से रुक्षता है, जो भूखा है, सदा दुखी ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, और बहुत ही क्रॉनिक यानी बहुत सालों से जिसे कुछ न कुछ व्याधि है, ऐसे व्यक्ति को नित्य दुखिता यानी जो सदा उसमें दुख अपने पास रहते हैं, ऐसा जो है, क्योंकि ये वमन विधि के लिए थोड़े सा धैर्य की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को हम नहीं देंगे। देन बालक और वृद्ध, इनको भी देना निषिद्ध है। इसके बावजूद कृश, स्थूल, हृदय रोगी, उरक्षत, आगे बताया है जहां उरक्षत यानी क्या है, जिसमें रुग्ण के लंग्स में खास करके कुछ न कुछ आघात या घाव होता है, उसकी वजह से उसमें देना निषिद्ध है। दुर्बल रुग्ण, ठीक है, और जिसमें पहले से ही उल्टियां अपने आप हो रही है, ऐसे व्यक्ति को नहीं देना है। अगर उसको और वमन दिया हमने तो बहुत सारी उल्टियां होकर शायद उसको कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, अति वमन या अति योग के लक्षण, कॉम्प्लिकेशंस उसमें आ जाएंगे। इसलिए जिसको पहले से ही उल्टियां हो रही है उसको और वमन देने की जरूरत नहीं है। प्लीहा रोगी जैसे स्प्लेनोमेगाली, ठीक है, आपने हमें पता है कि रक्तवाह स्रोतस का एक मूल स्थान है। देन तिमिर रोगी, ये एक नेत्र विकार है। देन मलाशय में जिसके कृमि हो, तो मलाशय में कृमि है तो वो उसको बस्ती या विरेचन विधि से निचले मार्ग से निकालना आवश्यक है। अगर उसको ऊपर से हम निकालने का प्रयास करेंगे तो ये दुष्कर कर्म हो जाएगा, इसलिए मलाशय में अगर कृमि है तो निषिद्ध है। ऊर्ध्ववात रोग, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं देना चाहिए। ऊर्ध्व प्रवृत्त रक्तपित्त रोग, यानी हमने जैसे अधोग रक्तपित्त कुछ समय पहले देखा, वैसे ही ऊर्ध्व मार्ग से अगर दूषित रक्त और पित्त बाहर निकलता है, ठीक है, दूषित पित्त होता है वो रक्तवत दिखता है, इसलिए उसको रक्तपित्त कहते हैं। तो ऊर्ध्व रक्तपित्त में वमन नहीं देना चाहिए। तो ऊर्ध्व रक्तपित्त में क्या देना चाहिए, विरेचनम, क्योंकि प्रतिमार्गम च हरणम रक्तपित्तम विधीयते, ऐसे अपने रक्तपित्त व्याधि का चिकित्सा सूत्र है। आगे जाएंगे, अभी अभी प्रस्ति प्रयोग जिसमें हुआ है उस व्यक्ति को भी नहीं वमन देना चाहिए। स्वरभेद, मूत्राघात, उदर रोग, गुल्म रोग, तीक्ष्ण अग्नि रोग, हर्ष रोग, उदावर्त रोग, भ्रम रोगी, इन स्थितियों में भी वमन नहीं देना है। आगे बताया है जिस व्यक्ति को गीडीनेस या डिजीनेस है, उस व्यक्ति को, जैसे भ्रम जहां पे कहा है, तो वह नहीं देना चाहिए। और पार्श्ववात यानी जिसके फ्लैंक्स यानी साइड ऑफ द चेस्ट इंक्लूडिंग एब्डोमेन, यहाँ पे पेन है या वेदना है, उस व्यक्ति को भी नहीं देना चाहिए। अगर विष प्रयोग हुआ है ऐसे व्यक्ति को भी नहीं देना चाहिए। विष विकार, गर्भ विकार, अजीर्ण विकार, विरुद्ध आहार संबंधी अगर कोई उसको विकार है तो ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए वमन, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें हम वमन देंगे तो वह अवस्था उसकी ज्यादा बढ़ सकती है, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को वमन नहीं देना चाहिए। अभी आगे बताया है प्रसक्त वमथो पूर्वे, इस श्लोक में खास करके क्या ध्यान देना जरूरी है उसके लिए बताया है प्रसक्त वमथु। ये प्रसक्त वमथु, ये जो शब्द है, से पहले गर्भिणी से लेकर दुर्बल पर्यंत जो भी रोगी है वो प्रायः आम के रोगी है। तो आम के रोगी होने की वजह से यानी आम दोष की वजह से, वह रोगी होने की वजह से वहां पे वमन कर्म के अलावा विरेचन कर्म करना आवश्यक है, ठीक है। और यानी यहाँ पे क्या समझना चाहिए हमने, ये जो श्लोक है यही वाग्भट की विशेषता है। प्रसक्त वमथो पूर्वे प्रायेण आमज्वरे अपि च धूमान्ते कर्म विवर्जाः सर्वैः एवेतु अजीर्णाः।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये जो लिस्ट बताई है ना पहले, अवाम्या गर्भिणी, तो गर्भिणी से लेके खास करके दुर्बल पर्यंत ये जो वर्ग है या इसमें जो भी व्याधि आते हैं ये, और आमद ज्वर, ठीक है, अभी मैं थोड़ा करेक्ट करके बताता हूँ, आमद ज्वर, इनको वमन नहीं देना चाहिए। और विरेचन से लेकर धूमपान पर्यंत, ठीक है, विरेचन से लेकर धूमपान पर्यंत जो भी कर्मों का निश्चित किया है उसमें भी यहाँ पे हमने ये ध्यान में रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त अजीर्ण रोगी से जो पीड़ित है उन रोगियों के लिए वमन से लेकर गंडुष तक सभी कर्मों का निषेध है। आमाजीर्ण में केवल उपवास और पाचन कर्म की आवश्यकता है। सह सर्वे एवतु अजीर्णिनाः, यहाँ पे ये बताया गया है। खास करके हमने ये समझना चाहिए कि धूमांत कर्म यानी क्या है? वमन, विरेचन, निरूह, अनुवासन, नस्य, धूम, यह इसका कर्म है। और सर्वै ही एव, इसका अर्थ क्या है? तो सीमा में ऊपर कहे गए कर्मों के अतिरिक्त गंडूष, कवल इत्यादि ग्रह। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसाइज करने की कोशिश की गई है कि कहाँ कहाँ निषिद्ध है, लेकिन हमें वो समझ में ना भी आए तो सेपरेट लिस्ट के ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, आगे वमन विरेचन के बाद जो बताया है, तो किसे विरेचन देना चाहिए और किसे विरेचन नहीं देना चाहिए, वह यहाँ पे अभी हम देखेंगे। सबसे पहले विरेचन किसे देना चाहिए? तो गुल्म, अर्श, विस्फोट, व्यंग, कामला, जीर्णज्वर, उदर रोग, गरविष विकार, वमन रोग, प्लीहा रोग, हलीमक, हलीमक, यह जो आवश्यकता सॉरी अवस्था है, खास करके ये हलीमक अवस्था जो है वो अपने कामला की जीर्ण अवस्था या तीव्र गंभीर अवस्था जिसे हम कहते हैं वह होगी। विद्रधि, डिफरेंट काइंड ऑफ एब्सेस, तिमिर, काच, तिमिर जो है वो अंधत्व का आदि, काच ये जो है वो खास करके ग्लाकोमा के लिए ये शब्द आता है। ग्लाकोमा नामक जो आधुनिक शास्त्र में डिसीज कहा गया है आंखों का, उसे कहते हैं। बाद में वहां पे बताया है तिमिर, काच, स्यंदाहा, स्यंदाहा ये जो है वो अभिषंद, जिसे कंजक्टिवाइटिस भी कहा जाता है, वह है। उसके बाद में मलाशय संबंधी रोग ऐसे कहा है। एक्चुअली यहाँ पे ग्रंथ में शब्द आया है पक्वाशय व्यथा, पक्वाशय यानी रेक्टम विथ लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे किसी भी प्रकार की वेदना है तो उसमें भी यह उपयुक्त है, विरेचन कर्म उपयुक्त है। योनि व्यापद जो 30 प्रकार के बताए हुए हैं, शुक्र विकार, देन उदरगत कृमि रोग, व्रण, वात रक्त, ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त, मूत्राघात, शकृत ग्रह यानी मलावरोध या कॉन्स्टिपेशन, इन सभी स्थितियों में और एक चीज ऐड की गई है यहाँ पे बताया है वाम्याश्च कुष्ठ मेहादयाः, ठीक है। और इस लिस्ट में आप जोड़ दीजिए किसे कराना है और जिसे वमन कराना है, ये जो लिस्ट बताई है इससे पहले उनको भी इसमें जोड़ दो। हालांकि कफ प्रधान अवस्था के लिए वमन यह श्रेष्ठ कर्म है और पित्त प्रधान अवस्था के लिए विरेचन श्रेष्ठ कर्म है, फिर भी विरेचन यह कर्म जो है वह पहले पित्त के लिए उपयुक्त है और कफ के लिए मध्यम उपयुक्त है। इसके वजह से ये जो लास्ट लाइन आई है वाम्याश्च कुष्ठ मेहाद्या, ये जो लिस्ट है यहाँ पे ऐड करने के लिए हमें वाग्भटाचार्य निर्देश करते हैं, वह भी विरेचन के योग्य है। अभी विरेचन किसे नहीं देना चाहिए, विरेचन अनर्ह, उसके व्याधियों का निर्देश, कॉन्ट्राइंडिकेटेड डिसीजेस या अवस्थाएं हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले क्रम आता है नवज्वर, ठीक है। तो उसके बाद क्योंकि नवज्वर में आमावस्था रहती है, तो आमावस्था में जो है वो ये वमन कर्म है या विरेचन कर्म है वो निषिद्ध है। उसमें पहले आम का पाचन होना चाहिए और पाचन होने के बाद फिर उसको हम शोधन कर्म कर सकते हैं। मंदाग्नि, अधोगामी रक्तपित्त, गुद प्रदेश में अगर कोई क्षत है, एनल रीजन में कोई यानी अल्सर या कोई
गंभीर वहां पे क्षत है। अतिसार व्याधि, जिसके शरीर में शल्य है पहले से, यानी कुछ सशल्य ऐसे बताया है। सशल्य अवस्था यानी कुछ चीज अंदर धसी हुई है, जैसे कोई बुलेट है या कोई टुकड़ा है कांच का, या किसी एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से कुछ चीजें फंसी गई है, तो इस स्थितियों में नहीं करना चाहिए। उस जिसे निरोह बस्ती अभी दी गई है, ऐसे रुग्ण को भी विरेचन नहीं कराना चाहिए। उसके बाद में क्रूर कोष्ठी, जिसे अत्यंत स्नेह द्रव्यों का प्रयोग कराया गया है, ऐसे व्यक्तियों को भी नहीं देना चाहिए विरेचन। शोष रोग, यानी जिसे राजयक्ष्मा भी कहते हैं। राजयक्ष्मा व्याधि में रुग्ण का बल इतना क्षीण होता है कि उसको उसका पुरुष मल ही जो है, मलम ही तस्य विडबलम ऐसे कहा है, यानी उसका शरीर, उसके शरीर में उस व्यक्ति के, राजयक्ष्मा रोगी की या शोष नामक व्याधि के रोगी को, उसमें मल ही यानी पुरुष मल ही उसका बल है। तो इसलिए उसको बिल्कुल कतई उसको रेचन नहीं देना चाहिए। अगर रेचन दिया तो उसने उसको हमने मृत्यु के समीप ला दिया ऐसे समझना चाहिए। इसके लिए शोष रोग में विरेचन बिल्कुल ही निषिद्ध है। ठीक है। स्निग्ध शोषिना, शोष यानी जो बहुत ही इमैसिएटेड, जिसमें धातुओं की बहुत ही दुर्बलता है। शोष ये शब्द का प्रयोग चरकाचार्य जी ने किया है राजयक्ष्मा के सिनानिम के तौर पे या पर्यायी नाव के तौर पे, नाम के तौर पे हम उसको देख सकते हैं। अभी आगे जो बताया है वो देखिए, वो पूरी वमन विधि यानी वमन की प्रक्रिया वर्णन की है, कैसे वमन में क्या क्या करना चाहिए। तो ये पूरी चीज इन डिटेल जो बताई है श्लोक नंबर 13 से लेके बिल्कुल 17 तक। ठीक है। और आगे भी कुछ उसके डिटेल्स हैं। ये जो चीज है वो पहले हम उसको देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि आपने वमन के पूर्व कर्म स्नेहन एवं स्वेदन पूरे किए हैं अच्छी तरीके से, यानी बाह्य स्नेहन, आभ्यंतर स्नेहपान, और उसके बाद में स्वेदन कर्म, बिल्कुल जैसे हमने देखा आइडियल सम्यक स्निग्ध सम्यक स्वेदन के लक्षण जिसमें आ गए हैं, ऐसे रुग्ण को अगले दिन सुबह है उसको वमन कराना है। और उसके लिए ये जो 17वें श्लोक के बाद ओम नमो भगवते भैषज गुरुवे ये दिया है, यह मंत्र है। तो वमन विधि के पूर्व मंगल कारक ऐसी कामना करते हुए, भगवान धन्वंतरी को प्रार्थना करते हुए वमन विधि का प्रारंभ करना है। ठीक है। तो उसकी ये जो चीजें हैं वो हम डिटेल देखेंगे। सबसे पहले ऊपर गए गए कहे जो पद्य है उनमें वमन और विरेचन योग्य अयोग्य इसका हमने निर्णय ले लिया। उसके बाद में उसका स्नेहन स्वेदन ये प्रक्रियाएं हुई है। और सबसे पहले क्या निर्णय करना है कि साधारण काल है, यानी जिसमें बहुत ठंड ही नहीं है और जिसमें ज्यादा गर्मी भी नहीं है, ऐसा काल निश्चित करके उसको विधि पूर्वक स्नेहन स्वेदन कराकर अगले दिन जिसे वमन कराना हो उसको क्या करना है, पहली रात को, यानी समझो आज है मंडे या सोमवार है, तो मंडे सोमवार को सुबह उसको वमन कराना है। तो रविवार को शाम को जितना जल्दी हो सके सूर्यास्त के पूर्व उसको जो खाना देना है वो कफोत्क्लेश करने वाला है, देना चाहिए। उसमें एग्जाम्पल्स बताए, मछली का मांस, उड़द तथा तिल के भक्ष्य, व्यवहार में उसको हम उड़ीद वड़ा या उड़ीद दाल मिलाई हुई खिचड़ी, उड़ीद दाल और राइस ऐसे मिला के उसको देना है, या दही वड़े नामक जो डिश है वो देते हैं। तो इससे क्या होगा, कफोदोष उभड़ कर आता है। ठीक है। यानी कफोदोष जो है और बढ़ता है। ठीक है, जिसे व्यंजन कहते हैं। देखिए अगर हमें किसी चीज की शिकार करनी होती है तो उसको कुछ व्यंजन देते हैं, जैसे वाघ को या बाघ को पकड़ना है, सिंह को पकड़ना है, तो शिकारी क्या करता है, पहले भेड़ बकरी वहां पे बांध देता है और फिर ताक में रहता है वो खाने के लिए कब आ जाए। तो यह उदाहरण जैसे के जैसे वहां यहाँ पे प्रयुक्त नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी उद्युक्त अगर शेष दोष शाखा में कहीं भी रहे हैं तो वो कोष्ठ में आ जाए, इसलिए यह उत्क्लेश कर आहार उसको दिया जाता है और उसने आराम
रात को बहुत अच्छे से आराम करना है, नींद लेनी है, ताकि वो सुबह बहुत फ्रेश हो जाए। प्रातः काल उसे उठ जाने पर उसका निरीक्षण परीक्षण करना है कि आगे पहले रात को जो खाया हुआ उसमें भोजन है वो पच गया है क्या, और फिर उसके बाद में जो भी देवता है, इष्ट देवता है उस व्यक्ति की, उसका स्मरण पूजन करके मंगलाचरण करके उसको फिर उत्क्लेश कर आहार कभी कभी खिलाया जाता है। जो वमन की जो विधि है, जैसे भट्टाचार्य जी ने बताई है, वैसे ही हमने करना जरूरी है। ठीक है, कई कई और थोड़े वेरिएशंस दिखते हैं, लेकिन आप स्नातक के तौर पे वो अन्य जगह पे देखें या उसको अभ्यास करें। ठीक है, यदि वह व्यक्ति वृद्ध, बालक, दुर्बल और क्लिब है, क्लिब यानी जिसमें शुक्र धातु बहुत ही कम है, तो उसको वमन के कष्ट जो है वो सहन नहीं होते। इसके लिए उसको डायरेक्ट कुछ वमन की औषधियां जैसे मदन फल का फांट है इत्यादि देने के बजाय उसको दूध, गन्ने का रस, मांस रस, ऐसे वमनोपक पदार्थ जो है, अन्य पदार्थ, द्रव्य जो है, लिक्विड्स, वो दिए जाते हैं। ठीक है, अब वो देने के बाद में उस व्यक्ति को फिर वो कौन से कोष्ठ का है, मृदु है, क्रूर है, ये सब जान के उसको सैंधव नमक मधु में यानी शहद में थोड़ा सेंधव नमक आधा चम्मच वामन कारक औषध। अब वमन कारक औषध कौन से है? मदन फल, पिप्पली यानी मदन फल नामक जो वामक श्रेष्ठ द्रव्य है, उसके बीज, फल में से जो बीज होते हैं उसको मदन फल पिप्पली कहते हैं। उसका पाउडर, वेरी फाइन पाउडर, वो सेंधव नमक के साथ शहद में उसको रुग्ण को चटाया जाता है। और फिर यहाँ पे जो मंत्र आया है, अभी हमने देखा ब्रह्म दक्षध्वी ही, यहाँ से जो है एक्चुअली वो मंत्र चालू होता है। देखिए, ब्रह्म, दक्ष, अश्विन, रुद्रेंद्र वगैरह, तो यहाँ से लेके समुद्गते स्वाहा, यह जो है वो पवित्र मंत्र है, वमन के दिन ये करना चाहिए। लेट ब्रह्मा, दक्षा, अश्विन, रुद्र, इंद्र, अर्थ, मून, सन, एयर, फायर, सेजेस, कमिटी ऑफ द हर्ब्स एंड लिविंग बीइंग प्रोटेक्ट यू। तो ये जो है ये मंगल कारक चीज है, वो बताई है। इसको अगर किसी को भगवान में विश्वास ना भी हो तो एज उसको हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी, उसको पूरा कंसंट्रेशन वो विधि की तरफ आकर्षित करने के तौर पे भी इसको ले सकते हैं। आगे फिर बताया है कि पीतो, ठीक है, पीतो मूर्तम अनुपालये, तो आगे जो है ये चीजें करनी चाहिए। अभी यहाँ पे क्या करनी चाहिए, तो वामन आपने पहले क्या किया, उसको वमनोपक द्रव्य पिलाया, जैसे इक्षु रस है, दूध है, मांस रस है, ठीक है, वो आपने पिलाया। यहाँ पे व्यवहार में ज्येष्ठ मध यानी जिसको ग्लाइसेरिजा ग्लैब्रा, ये उसका बॉटनिकल नेम है, ऐसे वो वनस्पती मराठी मध्ये त्याला आपण ज्येष्ठमध म्हणतो, उसका फांट या हिम भी दिया जाता है, तो आकंठ पान किया जाता है। अपने स्टमक की, हर एक व्यक्ति की भिन्न भिन्न क्षमता हो सकती है, वय और उसकी आकृति के अनुसार उसको उतने गिलास जो है वो पूरा आकंठ पान कराना है उस द्रव्य का। और फिर ये जो शहद में सैंधव और वामक औषधियां, उसके भी आगे निर्देश आएंगे, डिटेल्स वो दी जाती है। और फिर वो रुग्ण जो है उसका वेट किया जाता है। फिर वामक औषध पिला के उस व्यक्ति को बिल्कुल उसको कहना चाहिए कि पूरा आप जो कंसंट्रेट करो आपके पेट के ऊपर या एब्डोमेन के ऊपर करो, और मन लगाकर देखो, वमन की प्रतीक्षा करो। तो अभी अपने आप ही अगर आपने सम्यक स्नेह स्वेदन और अच्छी औषधियां प्रयुक्त की है तो अपने आप बाउट्स आ जाते हैं। और ये टाइम कितने टाइम तक वेट करना है बताया, एक मुहूर्त, तो लगभग 45 टू 48 मिनट्स यह उसका अवधि रहता है। तो वहां तक उसको वेट कराना है, उसके बीच में ही बहुत सारा वमन चालू हो जाता है। अगर नहीं होता है 45 टू 48 मिनट्स में, यानी एक मुहूर्त में अगर उसको वमन अच्छे से नहीं होता है उस व्यक्ति को, तो क्या कराना है, उसको बताना है कि अपने बीच की जो दो उंगलियां हैं वो बीच में डाले। तो कुछ कुछ लोग टंग क्लीन के लिए या अपना गला क्लीन करने के लिए उंगलियां सुबह ब्रश करते वक्त डालते हैं, उस तरीके से बिल्कुल गैग रिफ्लेक्स जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है वो देना है अपने तालु प्रदेश के ऊपर।
बिना पीड़ा करते हुए वहां पे उसको खींचना है, जिसे हम बेस ऑफ द टंग कह सकते हैं। तो वहां देना है, तो अपने आप वो वमन जो है वो आना चालू हो जाता है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो वमन के लिए हम आसन देंगे उस व्यक्ति को या रुग्ण को, वह जानुतुल्य यानी उसके नी हाइट का होना चाहिए, ताकि उसके जो है वो आसानी से बैठकर वमन करे। तो इस चीज में जो है वो जो परिचारक है या वैद्य है, उस व्यक्ति ने उनको उभे पार्श्वे ललाटम च वमतश्च अस्य धारयेत प्रपीड़ेत तथा नाभिम पुष्टम च प्रतिलोमताः। तो वो जो वामक द्रव्य बाहर आ रहा है अभी, जो भी द्रव्य, तो उस परिचारक ने यानी थेरेपिस्ट ने या वैद्य ने वो उस व्यक्ति को आश्वासन देना है, और पीछे से यानी पीठ के ऊपर, अपर बैक के ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, ऐसे उसको डायरेक्शन देना है। ज्याला आपण म्हणतो ना पाठीवरून हात फिरवणं, तसं करायचंय। थोडंफार कपाळाला पकडायचंय, कपाल प्रदेश को थोड़ा उसको आधार देना चाहिए, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। और उसमें यह बिल्कुल ही ऐसी अवस्था रहती है कि रुग्ण को आश्वासन की बहुत ही जरूरत होती है। तो इन चीजों में वमन के लिए खास करके जो औषधियों का प्रयोग किया जाता है, वो कफजनित रोगों के लिए तीक्ष्ण उष्णवीर्य और कटु रस के औषध प्रयुक्त किए जाते हैं। अगर पित्त प्रधान रोग है तो मधुर रसात्मक शीतवीर्य के औषध यूज किए जाते हैं। और वातज व्याधि अगर है तो वहां पे स्निग्ध अम्ल लवण रस युक्त द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वमन की जो अवधि है वो बताई है। नेक्स्ट, पित्तस्य दर्शनम यात्र छेदो व श्लेष्मनो भवे। कब तक वमन कराना है, तो यह यहाँ पे निर्देश किया गया है। सम्यक योग के यह लक्षण है कि पित्त का दर्शन होना चाहिए। अभी पित्त बाहर निकल रहा है, यानी वमन में सबसे पहले क्या निकलता है, जो कदाचित सुबह अगर उसने कुछ खाया है, पहले तो औषधि द्रव्य निकलता है, और औषधि द्रव्यों के साथ ही फिर कफ भी निकलने लगता है, और उसके बाद में पित्त निकलना चाहिए। तो पित्त देखने में वो जो वो उसके सामने टब या बाल्टी रहेगी, उसका निरीक्षण करना जरूरी है वैद्य ने या थेरेपिस्ट ने। उसमें हरा या पीला रंग दिखता है। और अगर रुग्ण को आप व्यक्ति को पूछेंगे कि आपके गले की या टंग की टेस्ट कैसी है, मुंह का स्वाद कैसे है, तो वो खट्टा या कड़वा कहेगा। तो इसको समझना चाहिए कि ये कफांत वमन हो गया और पित्त दर्शन हो गया। तो यह अवस्था है, ये सम्यक वमन की अवस्था है। आगे बताए, कफ जो है उसमें कट कट कर लच्छे रूप में दिखाई देता है। जैसे दही कैसे होता है या झाग कैसे होता है, फोम, तो उस रूप से कफ दिखाई देता रहता है। और उसके बाद में पित्त दोष भी आपको अभी जैसे बताया वैसे दिखाई देता है। यह सम्यक वमन का लक्षण है। आगे भी उसके कुछ और स्थितियां बताई है, लेकिन यह लक्षण बिल्कुल ही प्रैक्टिकल दृष्टि से बताया है। अभी यहाँ पे हम एक छोटा सा क्लिप देखेंगे आपको समझने के लिए। ठीक है, तो कल आपने जैसे बताया था कि उसकी आवाज बिल्कुल ही नहीं आती, ठीक है, क्लिप की। तो आज हम प्रयास करेंगे कि उसको मैं पॉज करके कुछ कहने का या बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो है रुग्ण, वह औषध पी रही है, ठीक है, और वह पहले वमनोपक द्रव्य लेती है, जैसे दूध है या इक्षु रस है, यह पहले लिया जाता है। ओके, और बिल्कुल उसको मिचली आती रही है, क्योंकि स्नेहन स्वेदन अगर अच्छा हुआ है तो पहले से ही उसको मुचली आना चालू हो जाता है। लेकिन आकंठपान होने के बाद ही उन्होंने जो है वो उल्टी करना जरूरी है। अभी पीछे जो डॉक्टर साहब खड़े हैं, वो उन्होंने जो है इस स्थिति में रुग्ण को अपर बैक में नीचे से ऊपर ऐसे उनको पेशेंट को धीरज देना जरूरी होता है। तो ये जो अवस्था है, आकंठ पान होने के बाद उन्होंने बहुत सारे जो है लिक्विड पिया है, उसके बाद भी उनको वमन नहीं हो रही है, तो उनको कुछ
और ग्लास या वो लिक्विड दिया जा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कनेक्शन थोड़ा वीक है आज। तो और एक ग्लास जो है वो रुग्ण ने पिया है। मतलब देखिए उनकी अवस्था जो है बिल्कुल ही थकी हुई सी लग रही है। तो क्या होता है, हमें आकंठ पान करने की व्यक्ति को अनुभव अनुभव नहीं रहता, लेकिन काउंसलिंग में या अपने कंसल्टिंग में जब रुग्ण आएगा तो उसको यह बताना जरूरी है, आपको पहले 8 से 10 जो है वो ग्लास पीना जरूरी होता है, ठीक है। और तभी जाके 1 से 1.5 लीटर कम से कम पीने के बाद ही उसको बाहर कुछ आएगा, और ये रिपीटेडली करना है, ठीक है। देखिए अभी थोड़ा थोड़ा जो है उस व्यक्ति को बाहर आ रहा है ऊपर के ऊपर, लेकिन फिर भी जितने बड़े बाउट्स आने चाहिए उतने नहीं आ रहे। देखिए नाक से भी जो है वो कफ बहता है, लेकिन इन सारी अवस्थाओं में से बीच में अगर पानी लगेगा रुग्ण को, ठीक है, नाक या मुंह उसको क्लीन करने के लिए, तो कोष्ण जल ही देना है, सादा पानी बिल्कुल यूज नहीं करना है। देखिए ये जो कफ है वो स्पिटिंग हो रहा है बीच बीच में, तो यह जो अवस्था है, कफ जो है बाहर पड़ने के लिए उद्युक्त है, ठीक है। देखिए आने लगा अभी। यह इस स्थिति में अगर एक बाउट आता है तो ग्लास बाजू में रखते हुए उन्होंने गैग रिफ्लेक्स यानी उंगली मुंह में डालना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए वो जो फिजिशियन है या डॉक्टर है वो नीचे से ऊपर करना चाहिए, जो भी हाथ फिरा रहा है तो वो ऊपर से नीचे कर रहा है, ठीक है। अभी देखिए वो लेडी असिस्टेंट आई तो वो शायद उनको अच्छे से सहयोग देगी इस स्थिति के लिए। तो बिल्कुल बड़े बड़े वेग आनी चाहिए, तभी उसको अच्छा वमन हुआ हम कह सकते हैं। क्लिप तो यह ठीक है, लेकिन इसमें जो डॉक्टर साहब है वो ऊपर से नीचे ऐसे उनको धीरज दे रहे हैं, तो वैसे नहीं देना चाहिए। नीचे से ऊपर ऐसे उनकी अवस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक बार अगर वो उल्टी हो जाए, उनको बाहर निकल जाए, तो वापस फिर उनको पीने के लिए देना है। ओके, बिल्कुल लगभग उनको कंटिन्यू देना जरूरी है। ये खत्म, देखिए अभी वो उनके आमाशय को दबाने का कोशिश कर रहे हैं, जैसे ग्रंथ में बताया है कि अम्बिलिकस की जगह उन पे थोड़ा प्रेशर देना जरूरी है। तो आमाशय को अगर आप दबाएंगे तो देखिए अच्छे से बाउंस आते हैं। अभी अभी जो आ रहे हैं ना, ऐसी वेग आनी चाहिए। इसको अंग्रेजी में बाउट्स या वेग कहते हैं, ठीक है। ओके, और बीच बीच में रुकना नहीं है, ज्यादा ज्यादा समय तक अगर आप रुकेंगे तो वो औषधि द्रव्य पच जाएगा, और वो आमाशय में से ही अगर उल्टी आनी चाहिए, अगर वो पच जाता है तो नीचे वो इंटेस्टाइन्स की तरफ जाएगा, और कुछ समय बाद रुग्ण को वमन की जगह उनको प्रेशर यानी मलवेग की उनको महसूस या अर्ज रहेगी, और फिर उनको टॉयलेट जाना पड़ेगा। तो हमें दोषों को ऊर्ध्व भाग से ही निकालना है, यह हमने यहाँ पे समझना चाहिए, ठीक है। तो ये बार बार उनको इस तरीके से पीने को देना है, फिर उल्टी देना है। कब तक देना है, तो अभी हमने जैसे देखा कि पित्तांत बिल्कुल मुंह की जो टेस्ट है वो खट्टी या कभी कभी जो है वो बहुत ही कड़वी हो जाती है, तो इस अवस्था को पित्तांत वमन कहते हैं। ओके, देखिए ये जो बाउट्स है आप देख सकते हो वो उस तरीके से आनी चाहिए। देखिए अभी बहुत बड़े बाउट्स आ रहे हैं। तो इसमें रुग्ण को बहुत ही थोड़ी तकलीफ महसूस होती है, लेकिन अगर अभ्यस्त है और आपका पूरा कॉन्फिडेंस अगर व्यक्ति को है तो बिल्कुल
ये करते हैं। कभी कभी क्या होता है, ओके, तो यहाँ पे हम ये जो वीडियो है उसको रोकते हैं अभी, आगे हम इसका कथन जो है वो चालू करते हैं अपने। ओके, इत्यस्य दर्शनम यात्र छेदो व श्लेष्मनो भवेत्। तो यह अवस्था जो है वो यात्रत जो है वो गलत है, यावत चाहिए वहां पे, पित्तस्य दर्शनम यावत छेदो व श्लेष्मनो भवेत्, यह श्लोक होना चाहिए। जाएंगे आगे कि कब तक वमन कराना है, तो पित्त दर्शन तक, उसके लक्षण क्या है हमने देखे। आगे जाएंगे, हीन वेगाः कनाधात्री सिद्धार्था लवणोदकैः वमेत पुनः पुनः। अगर रुग्ण को अच्छे से वेग नहीं आ रहे हैं, ठीक है, यानी वो इजीली बाहर नहीं आ रहा है वॉमिटस, अगर वो बाहर नहीं आ रहा है तो क्या देना चाहिए, या जो मुंह में से थोड़ा बहुत स्टिकी मटेरियल निकलता भी है तो उसमें बहुत सारे तार है, ऐसे तार जैसे स्टिकी लगते हैं, तो उस वक्त उस व्यक्ति को बॉइल्ड वाटर देना चाहिए। और वो बॉइल्ड वाटर किसके साथ है, यानी गर्म पानी, कना यानी पिप्पली, पाइपर लॉन्गम, धात्री, इम्बिलिका ऑफिसिनालिस, सिद्धार्थ ऐसे बताया है यहाँ पे, और सॉल्ट। सिद्धार्थ यह शब्द मस्टर्ड यानी सरसप के लिए है, और सॉल्ट पे यहाँ पे बताया है। तो ये जो सॉल्ट है वो खास करके यहाँ पे सैंधव लवण लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है, वो कफ जो स्टिकी है, जो आसानी से बाहर नहीं निकल रहा है, वो निकलता है, ठीक है। और वो कैसे देना चाहिए, गर्म पानी के साथ आप देख सकते हो, या शहद के साथ चटा के दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो बताया है वो गर्म पानी के साथ देना बताया है, ठीक है। अभी आगे बताए, तत्र वेगानाम अप्रवर्तनम, फिर भी अगर उनको बाउट नहीं आ रहे हैं, अच्छे से वेग नहीं आ रहे हैं, तो उसके लक्षण कैसे समझने चाहिए। देखिए, वमन कारक औषध का पान करने पर वमन का न होना, रुक रुक कर होना, और सिर्फ जो पिलाया है वही बाहर आ रहा है, ऐसी अगर स्थिति है तो इसको वमन का हीन योग या अयोग समझना चाहिए। आया ध्यान में। अगर यह होता है तो उसको क्या होगा, मुख में से लार निकलती है, ठीक है, शरीर में खुजली होती है, और क्या हो सकता है, अर्टिकेरिया यानी शीत पित्त, अंगावर पित्त उठल्यासारखे लाल असे मोठे मोठे रुपयाच्या आकाराचे एवढे असे चकत्ते शरीरावर येतात। तो बाद में ज्वर भी आ सकता है, यह लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए हीन योग होना यह अच्छी बात नहीं है। तो उसको फिर एक बार, अगर ऐसी स्थिति है तो उसको फिर एक बार गर्म पानी, अगर वो औषधि की उसको यहाँ पे लिखा नहीं है वो चीजें, क्योंकि ग्रंथ का विस्तार बहुत हो सकता है, तो लवणोदक, उसको पानी में सैंधव लवण, अगर सैंधव लवण अवेलेबल नहीं है तो सी सॉल्ट, उसमें मिला के उनको देना है, और फिर वमन निकालना है। यह बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। नहीं तो वो जो पूर्व कर्म से संचित दोष है, अगर वह वैसे ही रह जाए तो वो वैद्यकृत व्यापक या वमन के व्यापक बन सकते हैं। आगे बताया है, कुछ और लक्षण बताए हैं सम्यक योग के, यहाँ पे प्रॉपर बाउट्स या सम्यक योग लक्षण जिसे यहाँ पे नामकरण किया गया है, वह क्या है देखिए। सबसे पहले वमन का अगर सम्यक योग है तो कफ, पित्त और वात दोषों की प्रवृत्ति इस क्रम से होती है। सबसे पहले कफ निकलता है, स्टिकी मटेरियल, फिर पित्त, जैसे हमने बताया तीखा मुंह की टेस्ट रहती है, या जो बाहर पड़ता है वो भी हरा या पीला रंग वाला मटेरियल रहता है, ठीक है, और अपने आप होता है। और कुछ जनरल सिम्टम्स बताए, मन प्रसन्न होता है, स्वस्थता का अनुभव होता है, स्थिरता का अनुभव होता है, और इसमें विशेषतः कष्ट बिल्कुल नहीं होता रुग्ण को, अपने आप ही वो बाउट्स निकलने लगते हैं। तो यह समझना चाहिए कि सम्यक योग के यह लक्षण है, ठीक है। तो आगे जाएंगे, अति योग के लक्षण और विस्तार से यहाँ पे बताए हैं। अयोग जो है यानी उसमें कम निकलना ऐसे है, अति योग में
कम निकलना को हीन योग या अयोग कहा है। अति योग माने आपने ज्यादा वमन दे दिया, बहुत ही उसको उल्टियां हो गई, यानी कफ तो निकल गया, पित्त भी निकल गया, वात भी निकल गया। तो वात निकल गया ये कैसे समझेंगे, तो उसको उद्गार या मराठी में ढेकर कहते हैं, वो आते हैं लास्ट में। तो वो कफ पित्त वात से सम्यक योग में क्रम हो गया। अति योग में क्या दिखता है, जो वमन से बाहर निकलता है वो द्रव्य जो है वो खास करके फ्रॉदी दिखता है। फ्रॉदी मतलब क्या है, फेनवत, जिसमें मराठीत फेस म्हणतो आपण। देन रक्तवत, जो है चंद्र रक्तवत, यानी बीच बीच में रक्त के जो है वो वहां पे दिखाई देते हैं, रक्त के कण दिखाई देते हैं। और चंद्र यह शब्द जो आया है वो चमक के लिए आया है। कुछ कुछ जगह पे ऐसे अचानक चमकीले पदार्थ जो है वो दिखाई देते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में ही रहेंगे। और उस जो व्यक्ति है जिसको वमन किया जा रहा है वो बहुत ही दुर्बलता उसको महसूस होती है, दाह लगता है, गला सूखने लगता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और चक्कर आते हैं उसको। और इस व्यक्ति को अत्यंत कष्टकारक वात व्याधियां भी हो सकती है। सबसे वमन जो है बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन के ऑब्जर्वेशन में ही करना चाहिए। आप स्टूडेंट लाइफ में इसको अच्छे से देखो, विद्यार्थी की दृष्टि से पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में इसको आप अनुभव रुग्ण में जाके करोगे, रुग्णालय में जाके देखोगे, तीसरे वर्ष में देखोगे, असिस्टेंट के तौर पे अपने गुरुजी के उसको आप एडमिनिस्टर करोगे, ऐसे इंटर्नशिप में बहुत सारे करोगे, तब भी जाके आप प्रैक्टिस में इसको अच्छे से करोगे। नहीं तो जीव रक्त, यानी अगर ये अति योग में रक्त बाहर ज्यादा निकल जाए तो बहुत सारे सीनियर लोगों को भी आप यहाँ पे इसको मैनेज करने में कठिनाई होती है। इसलिए सम्यक स्नेहन, सम्यक स्वेदन, पूर्व कर्म अच्छे से हो जाए, ठीक है। और जो औषधियां जो यूज करें आप कंट्रोल मैनर में यूज करें तो बिल्कुल ही उसके अति योग के या रक्त दर्शन के व्यापक की स्थिति नहीं आती। इसलिए यह बहुत ही केयरफुली हैंडल करने जैसी वमन यह प्रक्रिया है, इसको बिल्कुल ही नजरअंदाज हम ना करें, नहीं तो पेशेंट को आईसीयू तक ले जाना पड़ता है। और इसमें फिर अगर ज्यादा हम ऐसे इस प्रकार से करें तो अपकीर्ति, यह दोष आयुर्वेद को भी लग जाता है हमारे खुद के क्या बोले हम गलती की वजह से, ठीक है। आफ्टर केयर क्या करनी है, वमनोत्तर उपचार क्या करना है, पश्चात कर्म वो बताए। किसी भी शोधन का यानी वमन हो या विरेचन हो उसके 3 भाग पड़ते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म यानी साक्षात वह कर्म करने की प्रक्रिया से पूर्व जो भी चीजें की जाती है उसको पूर्व कर्म कहेंगे। प्रधान कर्म एक्चुअल जो अभी हमने देखा उल्टी देना, वो प्रधान कर्म रहेगा। और पश्चात कर्म माने उसका पोस्ट प्रोसीजर क्या क्या रहेगा, उसमें खाने पीने की चीजें रहेगी, बिहेवियर उसको क्या रेजिम देना है, खाना क्या देना है, उसको क्या उसकी केयर लेनी है, ठीक है। वो सभी जो है वो चीजें वमनोत्तर उपचार में आएगी। वमन के पश्चात कर्म सम्यक योगेन वमितम क्षणम आश्वास्य पाए। अगर उस व्यक्ति को समुचित विधि से भली भांति वमन हो जाए तो उसको कुछ समय आश्वस्त कराकर अथवा आराम करा 3 प्रकार के धूमपानों में से एक प्रकार का धूमपान कराए, ठीक है। अभी 3 प्रकार के हम धूम विधि सीखने वाले हैं, इन डिटेल देखने वाले हैं। तो उनमें से कौन सा देना है उस अवस्था के ऊपर वो डिपेंड रहेगा। तो गले में खास करके कफ जो है वो बहुत संचित है, ऐसी अवस्था इसमें रह सकती है, तो उसको क्लीन करने के लिए, शेष दोषों का निर्हरण के लिए धूमपान यह विधि पश्चात कर्म में कहा है। अभी देखिए धूमपान कौन कौन सा रहता है, उसको एक इन शॉर्ट में यहाँ पे आपको बता दूं कि स्नेहिक धूमपान, वैरेचनिक धूमपान और उपशमनीय धूमपान। इसमें से पहला स्नेहिक धूमपान वात विकार में हितकारक है, वैरेचनिक वात कफज विकारों में हितकारक है, और तीसरा जो है जिसको उपशमनीय कहा है ये केवल कफ विकारों को दूर करने वाला है। अभी जो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 21वां अध्याय आएगा तो उसमें हम यह सब चीजें विस्तार से देखने वाले हैं। तो यह हो गया धूमपान, यानी पश्चात में धूमपान जो है यह एक है।
उसके बाद स्नान एवं भोजन विधि का निर्देश किया गया। ठीक है, उसको क्या बताया, ततः सायं प्रभाते वा शुद्ध्वा स्नातः सुखाम्बुना भुंजानो रक्तशाल्यन्नम भजेत पेयादिकम क्रम। तो यह यहाँ पे बताया है, खास करके सायंकाल, यानी उसने दोपहर में तो कुछ भी खाना नहीं है। ठीक है, वमन का काल कौन सा है, सुबह किया जाता है, वो 8 बजे के पहले खास करके चालू हो जाना चाहिए। और सायंकाल में उसको अगर भूख लगती है, या प्रेफरेबली दूसरे दिन प्रातः उसको अच्छे से भूख लग जाने पर गर्म पानी के साथ स्नान कराए और पेया आदि के क्रम के साथ उसको चावलों का निर्मित, यानी रक्तशाली से निर्मित, जो सदापथ्यकर बताए हैं त्रिविध कुक्षीय विमान अध्याय में, रक्तशाली सदापथ्यकर बताए, उनकी पेया, पेया म्हणजे मराठी में जिसे भाताची पेज, केवल पानी, जिसमें चावल रक्तशाली बहुत सारे पानी में पका के केवल उसमें से जो जल है वह जल देना है, उसको पेया कहते हैं। और क्रम क्या है उसमें, पेयादि क्रम निर्देश आगे संसर्जन क्रम जो टॉपिक है उसमें बताया गया है, तो उसमें हम विस्तार से देखने वाले, यह ध्यान में रखिए। क्योंकि इसी प्रकार से अभी ये क्यों चीज है, कभी कभी क्या होता है, रुग्ण को वमन होने के बाद तुरंत इतनी भूख लगती है कि वो ये खाऊं या क्या खाऊं, ऐसे उसको लगता है। तो उसको बिल्कुल संयम बरतने की आवश्यकता है। ये जो पूर्व कर्म किए हैं, यानी आभ्यंतर स्नेहपान किया है, वमन किया है, या विरेचन उसका हुआ है, इस वजह से जो है उसका अग्नि मंद, या उसकी स्थिति बहुत ही मंद ऐसी होती, तो उसको धीरे धीरे बढ़ाने की आवश्यकता होती है। और उसको तुरंत आहार दिया जाए तो अग्निमांद्य बढ़ सकता है, उस वक्त तो भूख मिट जाएगी, लेकिन उससे और आमजनित कुछ विकार होने की संभावना है। यह तो पहली चीज हुई कि संसर्जन क्रम इसे कहा जाता है, यानी जो क्रमबद्ध पद्धति से उसका आहार लघु टू हेवी, यानी लघु टू गुरु, हलका ते जड अन्न, नेहमीच अन्न, यह जो उसका प्रवास है वो क्रमबद्ध पद्धति से जो किया जाता है उसको संसर्जन कर्म कहा जाता है। तो यह करने की आवश्यकता क्या है, पहली तो उसका अग्नि मंद रहता है, उसको धीरे धीरे बढ़ाना है। और दूसरा मुख्य कारण यह है कि वमन किया है, विरेचन किया है, फिर भी दोष जो है, दो दूषित दोष है, वो पूरे तरीके से बिल्कुल जैसे बर्तन हम क्लीन कर देते हैं वैसे नहीं हो सकता शरीर में से। इसके लिए उसको जो शेष दोष है, उस शेष दोष के पाचन के लिए, यानी वो शरीर में ही उसको अग्नि जो है उसका पाचन कर जाए और रोग निशेष हो जाए, इस दृष्टि से उसको क्रमबद्ध पद्धति से आहार उसका जो है वो बढ़ाना है, यानी लघु से गुरु ले जाना है। ठीक है, तो इसलिए संसर्जन क्रम का जो है वो निर्देश किया है। तो संसर्जन कर्म ऐसे भी शब्द प्रयोग किया जाता है और संसर्जन क्रम यह भी शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह संसर्जन क्रम हम देखेंगे और आज यहाँ पे रुकेंगे। तो सबसे पहली बात, तो पेय्याम विलेपिम अकृतम कृतम च यूषम रसम, ठीक है, त्रिन उभयम तथैकम क्रमेण सेवेत नरो अन्न कालान प्रधान मध्य अवर शुद्धि शुद्धा। तो 3 प्रकार की शुद्धि यहाँ पे बता दी। ठीक है, तो इस दृष्टि से फिर संसर्जन क्रम डिसाइड हो रहा है। जो जो शुद्धि हुई है, यानी जो वमन प्रक्रिया हुई है, वो प्रधान शुद्धि है, मध्य शुद्धि है, या अवर शुद्धि यानी कनिष्ठ शुद्धि है, उस प्रकार से उसका डाइट रेजिम यानी अन्न का क्रम उसका डिसाइड होगा। तो यह क्रम क्या है, सबसे पहले पेया देनी है उसको। पेया क्या है वो भी हम आगे जाके देखेंगे। तो पेया, विलेपी, अकृतयुष, कृतयुष और फिर मांसरस, यह उसका क्रम है। तो पेया माने थिन ग्रेल, मैंने जैसे बताया चावल आपने बहुत सारे पानी में पकाया, बहुत चावल कम और पानी ज्यादा, तो उसमें से सिर्फ पानी जो है चावल का उसमें सत्व आ जाए उसको छन के सिर्फ पानी देना है, उसको पेया कहते हैं। विलेपी यानी पानी और चावल दोनों इकट्ठा, थिक ग्रेल जिसे कहेंगे अंग्रेजी में। अकृत युष, अभी जो
शुक धान्य का बनाया था, राइस का, पेया और विलेपी। अब यूश जो है वो बीन्स का रहता है, शिंबी धान्य का रहता है, जैसे मूंग मोस्ट प्रेफरेबल आइटम है, वो भी सदापथ्यकर है। तो अकृत यूश जो है वो सूप बनाया जाता है, बहुत सारा पानी वो ग्रीन ग्राम में डाल के, मूंग में डाल के उसको पकाया जाता है, और फिर उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, गाय का घी, थोड़ा सा सेंधव नमक और कुछ अम्ल रस जैसे दाड़िम का थोड़ा जूस उसमें आप डालेंगे तो उसको अकृत युष कहा जाता है। और यानी ये ना मिलाए जाए, सॉरी, प्लेन आपने सिर्फ उसको लिया है, सिर्फ उसका पानी सूप, तो उसको अकृत युष है। और कृत युष जो है वो प्रोसेस किया जाता है, घी, गाय का घी, सेंधव लवण और कुछ अम्ल द्रव्य। ठीक है, तो ये हो गए अकृत युष, पहले यूज करना है, फिर कृत युष और फिर मांसरस। तो ये जो है अगर प्रधान शुद्धि है तो प्रधान शुद्धि में दिन में 3 बार देना है, मध्य शुद्धि है तो दिन में 2 बार देना है, और अवर शुद्धि यानी कम शुद्धि हुई है तो दिन में 1 ही बार देना है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अभी पेया कब देंगे, विलेपी कब देंगे, कृत कब देने, आप ऐसे समझ लो कि भाई सोमवार को उसको वमन दिया है तो उसको मंगलवार को पेया देंगे, प्रधान शुद्धि है तो 3 बार देंगे, बुधवार को विलेपी देंगे 3 बार, ठीक है, गुरुवार को अकृत युष देंगे, शुक्रवार को कृत युष देंगे, और शनिवार को फिर मांसरस देंगे, और फिर रविवार को वो नॉर्मल डाइट पे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सोचना चाहिए। अन्न काल बताए हैं, तो प्रधान शुद्धि है तो 3 बार उसको दे सकते हैं, अच्छे से दोषों का शोधन हुआ है उसको। अगर मध्यम शुद्धि हुई है तो दोषों का पाचन होने की, या दोषों को उसको शेष है थोड़े शरीर में, इसलिए उसको ज्यादा डाइट नहीं देना है, तो उसको सिर्फ 2 बार ही खाने को देंगे। और अगर शुद्धि यानी कम शुद्धि हुई है तो उसको दिन में सिर्फ 1 बार खाने को देंगे। ठीक है, ताकि दुर्बलता ना आ जाए। इस प्रकार से इसको हमने देखना चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से अगर हमने संसर्जन कर्म जो है वो किया तो क्या लाभ होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल यानी उपमान प्रमाण का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आप पदार्थ विज्ञान में भी यह दे सकते हो, यतः अनु अग्नि तृणगोमयाद्ये संदुक्षमानो भवति क्रमेण महान स्थिराः सर्वपचाः तथैव शुद्धस्य पेयादिभिः अंतरग्निः। जैसे यहाँ पे बताया है अग्निकण को, यानी बहुत ही छोटा अग्नि है, तुम्ही शेकोटी पेटवली असेल तर तुम्ही हे उदाहरण लक्षात घ्या। अग्निकण को तृण यानी बहुत ही छोटे छोटे सूखे हुए घास फूस दी जाती है, फिर गोमय यानी ड्राई काउडंग, ठीक है, वनोत्पल ऐसे भी उसको कहा जाता है, संयोग करने से उसको प्रज्वलित करने का हम प्रयास करते हैं, और फिर उसमें से महान यानी बड़ा अग्नि पैदा होता है या निर्माण होता है। वैसे ही स्थिर तथा सब पदार्थों को पकाने या पचाने वाला अग्नि हो, ठीक वैसे ही पेया, विलेपी और सुपच्च भक्षों के सेवन करने से जाठरा अग्नि भी सशक्त हो जाता है। तो यह जो चीज है यहाँ पे हमने समझनी चाहिए। अगर हम अच्छे से अगर हम वमन विरेचन यह हो जाए, सम्यक योग भी उसका हो जाए, लेकिन अगर उसको हम अच्छे से उसका पेयादि संसर्जन क्रम नहीं करते तो उसके लाभ हमें नहीं मिलेंगे। इसलिए पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म में धूमपान और पेयादि संसर्जन क्रम यह बहुत ही आवश्यक चीज है, तभी शास्त्रोक्त ग्रंथोक्त हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगर कुछ प्रश्न है तो पूछिए। इसी अध्याय के ऊपर हमने कल दूसरा सेशन लेना है।